अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं और एमसीक्यूज़ के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 46 है। पेज नंबर 46 पर अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में या एमसीक्यूज़ नंबर 1 में वो कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन अपवर्ड मूव इन इट्स पैराबोलिक पाथ, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपसे कह रहा है कि जी एक प्रोजेक्टाइल है और आप उसको पैराबोलिक पाथ में थ्रो करते हैं। देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये डिस्कस किया है ना, ये प्रोजेक्टाइल है और ये इसका पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर द प्रोजेक्टाइल आर परपेंडिकुलर। तो किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं? तो देखें ये जो प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी को देखें तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पर इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल हुआ ना एट हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर आप अपने ऑप्शंस में देखें तो आपका बी पार्ट है एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर ये एमसीक्यूज नंबर 1 के लिए हाईएस्ट पॉइंट यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चली या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चली? तो हमने कहा था ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने यूं क्यों रिप्रेजेंट किया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो सर्कल में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपने देखनी होती है तो जिस भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी होती है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पर देखें ना तो देखिए जहाँ पे भी आपने ड्रॉ करनी है, अगर आपने यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यानी कि सर्कल में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही होती है और जिस पॉइंट पर आपने डायरेक्शन मालूम करनी होती है आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स और वो टेंजेंट लाइन आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देती है। ठीक है, सो एमसीक्यूज नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है अ ट्रक ड्राइविंग अलोंग अ हाईवे रोड हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम इफ इट मूव एट द सेम स्पीड बट हैज़ ट्वाइस एज मच एज मैस देन इट्स मोमेंटम इज़। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें पता है स्टूडेंट्स कि मोमेंटम जो होता है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है एम वी। ठीक है, कह रहा है कि अगर उसका जो मैस है वो डबल कर दिया जाए यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एम कर दिया जाए, वेलोसिटी सेम रहे तो व्हाट इज़ द मोमेंटम? तो आप लिखेंगे पी इज इक्वल्स टू 2mv। मैं इसको बार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यानी कि न्यू मोमेंटम जो कि मैस को डबल करने की वजह से बनेगा। तो p इज इक्वल्स टू 2p यानी कि इनिशियल मोमेंटम के मोमेंटम जो है वो डबल हो जाएगा। तो आपके ऑप्शंस में से सी यानी कि डबल्ड करेक्ट ऑप्शन है, सी यानी कि डबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो कह रहा है अ 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ 3 kg बॉल टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 9 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। द इम्पल्स कॉजेज द मोमेंटम चेंज ऑफ द बॉल टू बी डैश kg मीटर पर सेकेंड। आपने जो है वो इम्पल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो एमसीक्यूज नंबर 3 में आपने इम्पल्स कैलकुलेट करनी है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ना आई इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अच्छा, अब आप में से कोई कहे कि इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो इम्पल्स की दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती हैं। बाज़ बुक्स में इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाज़ बुक्स में इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आपने मैसेज और वेलोसिटीज़ की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए हमारे पास है अ 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ 3 kg बॉल टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 9 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है आई इज इक्वल्स टू पहली बार उसकी वेलोसिटी 3 है माइनस अगली बार वेलोसिटी 9 हो गई है। ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9 माइनस 9 3 ज़ार 27 और अगर आप 27 में से 9 को माइनस कर लें तो आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स माइनस 18 kg पर मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स का यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो माइनस 18 आ जाएगा यानी कि अगर आप अपने ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज माइनस 18, सी माइनस 18 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल।
कि नीचे ऑप्शन में आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ट्रू नहीं होती है। तो देखें आप ए पार्ट में देखें तो लिखा हुआ है अ प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन विल हैव अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट द मोशन जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। बी पार्ट में लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज जीरो एट द पीक ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? कि प्रोजेक्टाइल का जो पीक पॉइंट होता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी वाई जो होता है ना, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जो है वो जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने डिस्कस किया होता है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल प्रोजेक्टाइल जिसमें हम अफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, तो उस केस में तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो तो हमेशा रहता ही कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगाई हुई होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी बी इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बी जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज स्मॉलेस्ट एट। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में सी एट द टॉप। क्यों? कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम टॉप की बात करते हैं ना, तो टॉप पे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो होता है। जैसे जैसे आप ऊपर भेजना शुरू करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा वेलोसिटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर आ जाता है और फिर दोबारा वो नीचे ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है विद द ग्रेटर वेलोसिटी। तो कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी कम हुई? एट द टॉप या एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। देखिए ये बात बिल्कुल ऐसी है कि आपके हाथ में अगर बॉल है ना, आप बाल को अपने हाथ से ऊपर फेंकना शुरू करते हैं ना, तो जैसे ही आप बाल को ऊपर फेंकते हैं, बाल पहले तेज़ी से मूव करके ऊपर जाती है, ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करके जाती है। जितनी भी आपने फोर्स लगाई होती है, आपकी फोर्स के अकॉर्डिंग बाल डिस्टेंस कवर करती है और जितने भी उसने मैक्सिमम फासला कवर करना होता है उस पर जाकर वो बेशक 1 सेकंड के लिए रेस्ट पर आए, लेकिन रेस्ट पर आती है और फिर दोबारा जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्रेटर वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करना शुरू कर देती है। तो कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी की स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई? एट द टॉप या एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है अ 4 kg ऑब्जेक्ट विद द मोमेंटम ऑफ 12 kg मीटर पर सेकेंड, द ऑब्जेक्ट स्पीड इज। देखें स्टूडेंट्स, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू mv होता है। अगर आपने v लेना है तो P बाय m हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम है 12 और मैस कितना है? मैस है 4 kg। ठीक है, तो 4 3s are 12 होता है, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और आपके डाटा के अकॉर्डिंग A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि जी अ बॉम्ब ऑफ मैस 9 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेज ऑफ मैसेज 3 kg एंड 6 kg। द वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 1.6, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 6 kg इज। आपने 6 kg वाले मैस की काइनेटिक एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, अब मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन mv हो जाएगा और मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन में m1v1 प्लस m2v2 कह देती हूँ। ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन जो मैस है वो हमें कितना गिवन है? 9 kg और बिफोर एक्सप्लोजन तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन m1 ले लेती हूँ 3 और जो m2 है वो ले लेती हूँ 6। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं? द वेलोसिटी ऑफ 3 इज़ 1.6। इसकी वेलोसिटी 1.6 है और इसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो मैं माइनस v2 कह देती हूँ। मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद जो 2 पार्टिकल्स में वो चेंज हो रहा है ना, वो 2 पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यही कहता है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहना चाहिए। और बिफोर कोलिजन तो चूंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है, लेकिन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तभी जीरो हो सकता है जब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ताकि एक की वेलोसिटी के साथ प्लस और एक की वेलोसिटी के साथ माइनस आए तो आप उसको कैंसिल करके जीरो लिख सकें। सो इस अकॉर्डिंग इसके साथ मैंने माइनस v2 लिख लिया। स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जीरो इक्वल्स टू
3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 के साथ। 3 × 1.6 तो हमारे पास आंसर आता है 4.8। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8 प्लस माइनस माइनस होता है -6v2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6v2 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 4.8। सो v2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4.8 डिवाइडिंग बाय 6। तो सिंप्लीफाई कर लें 4.8 डिवाइडिंग बाय 6 तो v2 का आंसर आया स्टूडेंट्स 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने इसके लिए वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी लेनी थी तो 1/2 m2v2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 m2 था 6 और v2 क्या है 0.8 का स्क्वायर। अब हम इसको बारी बारी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 × 0.8 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 0.64 हो गया। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0.64 तो हमारा आंसर आता है 1.922 जूल्स काइनेटिक एनर्जी 2 आती है। और बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपकी बुक का कौन सा सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इनटू द एयर एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये देखिए जो ए स्टेटमेंट है ये बाकी तो ठीक है, सब कुछ इसमें ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड तो हर बार ज़रूरी तो नहीं होता ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप वर्टिकली अपवर्ड ही फेंक रहे हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाली बात तो ठीक होती है। बी पार्ट में लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये होती है कि 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सी पार्ट में लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम एयर में फेंकते हैं और वो मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर द इनिशियल फोर्स दैट लॉन्च इट इनटू द एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में उस पर 2 फोर्सेस लग रही होती हैं। एक तो फोर्स है एयर रेजिस्टेंस की जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही होती है और हम उसको निगलेक्ट करते हैं, और दूसरी फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस लग रही होती है। सो ए पार्ट में द ग्रेविटेशनल फोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हाट लॉन्च एंगल मैक्सिमाइजेज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल की वैल्यू होती है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम रेंज आपको 45 डिग्री पर मिलती है। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 में सी इज द करेक्ट ऑप्शन।